गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्री रतनलाल कंवरलाल पाटनी, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय किशनगढ़ से मैं महेंद्र कुमार वर्मा, सहायक आचार्य, व्यावसायिक प्रशासन विभाग। डियर स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में हमारा जो टॉपिक हम अध्ययन कर रहे थे, अभिप्रेरणा की विचारधाराएं, जिसके अंतर्गत हमने जो 5 विचारधाराएं बताई थी, 6 जो विचारधाराएं बताई थी, उसमें हमने हमारे पिछले वीडियो में पहली वाली जो विचारधारा है मास्लो की आवश्यकता अनुक्रम विचारधारा, उस पर अध्ययन किया था। आज के हम इस वीडियो में सेकंड जो विचारधारा है हर्ज़बर्ग की द्विघटक आरोग्य विचारधारा, उसके ऊपर हम अध्ययन कर रहे हैं। तो अमेरिकी व्यवहारवादी वैज्ञानिक, यानी कि हमें ये कहें मनोवैज्ञानिक फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग, जो इसके जन्मदाता भी हैं इस विचारधारा के, एवं उनके जो सहयोगी थे, उन्होंने इस नई विचारधारा का प्रतिपादन 1950 के आखिरी समय में किया था, यानी कि हम कह सकते हैं ड्यूरिंग लेट 1950s। इस विचारधारा को द्विघटक आरोग्य विचारधारा यानी कि 2 फैक्टर हाइजीन थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। इसे अभिप्रेरणा आरोग्य विचारधारा यानी कि मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। यह विचारधारा एक कंपनी के 200 कर्मचारियों की कार्य प्रवृत्तियों के शोध से प्राप्त अनुभवों पर आधारित है। एक रिसर्च के दौरान सभी 200 कर्मचारियों से निम्नलिखित कुछ प्रश्न पूछे गए, जैसे कि क्या आप विस्तार से ये बता सकते हैं कि आपने अपने कार्य के बारे में अत्यधिक अच्छा कब अनुभव किया, यानी कि आपने गुड कोई किसी भी काम के प्रति गुड कब फील किया। या आप ये बता सकते हैं कि क्या आप विस्तार से ये बता सकते हैं कि आपने अपने कार्य के बारे में अत्यधिक बुरा कब फील किया, यानी कि अच्छा कब फील किया और बुरा कब फील किया। उन सब से यह भी कहा गया कि वे उन परिस्थितियों को भी विस्तार से बताएं जिनमें अत्यधिक अच्छा या बुरा अनुभव हुआ। हर्ज़बर्ग ने इन सभी कर्मचारियों के उत्तरों का विश्लेषण किया तो पाया कि जिन कारणों या घटकों से कर्मचारियों ने अच्छा अनुभव किया, वे कारण उन कारणों या घटकों से बिल्कुल भिन्न थे जिनके कारण उन्होंने बुरा अनुभव किया। हर्ज़बर्ग ने इन सभी घटकों को 2 वर्गों में वर्गीकृत यानी कि 2 भागों में विभाजित किया है, जैसे कि आरोग्य या अनुरक्षण या पोषक तत्व, और दूसरा है अभिप्रेरक या संतोषप्रद तत्व। अब अगर हम बात करें आरोग्य या पोषक तत्व कौन कौन से थे, तो उन्होंने इसके बारे में बताया है कि आरोग्य या पोषक घटक संस्था के कार्य वातावरण से संबंधित घटक हैं। हर्ज़बर्ग ने 8 आरोग्य घटकों की पहचान की जो इस प्रकार हैं, जैसे कि संस्था की नीतियाँ, संस्था का प्रशासन, कार्यदशाएं, कार्य सुरक्षा, वेतन, अनुषंगी लाभ, पर्यवेक्षण की किस्म तथा अधिकारियों, सहकर्मियों एवं अधीनस्थों में पारस्परिक संबंध। यानी कि उन्होंने आरोग्य या पोषक तत्वों में इन सभी 8 आरोग्य घटकों को सम्मिलित किया। हर्ज़बर्ग का मानना था कि कर्मचारियों में संतोष स्तर बनाए रखने हेतु संस्था के कार्य वातावरण में उन घटकों की उपस्थिति अनिवार्य है। इन घटकों की अनुपस्थिति या कमी कर्मचारियों में असंतोष उत्पन्न कर सकती है। अतः कर्मचारियों में असंतोष नहीं पनपने देने हेतु संस्था के कार्य वातावरण में इन घटकों का विद्यमान होना अनिवार्य है। एक प्रसिद्ध विद्वान गैलरमैन ने भी कहा है कि आरोग्य घटक अच्छी प्रेरणा के लिए आवश्यक हैं, किंतु यह स्वयं अभिप्रेरित नहीं करते। ये घटक अभिप्रेरणा नहीं देते बल्कि अभिप्रेरणा का पोषण करते हैं, इसलिए इन्हें पोषक घटक भी कहा जाता है, या हम इन्हें ये सब्सिडरी फैक्टर भी हम इन्हें कह सकते हैं। दूसरा जो उन्होंने तत्व बताया अभिप्रेरक या संतोषप्रद घटक, उन्होंने इसके बारे में उन्होंने लिखा है कि अभिप्रेरक या संतोषप्रद घटक वे हैं जो कर्मचारियों को संतोष प्रदान करते हैं। ऐसे घटक कर्मचारियों को अभिप्रेरित करते हैं। हर्ज़बर्ग ने ऐसे 6 घटकों की पहचान की है, जिसमें उपलब्धियां, मान्यता या सम्मान, उत्तरदायित्व, विकास, व्यक्तिगत उन्नति और कार्य की प्रकृति सम्मिलित है। यदि संस्था में एक घटक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते रहते हैं तो उनमें वृद्धि होती रहती है और कर्मचारियों में भी संतुष्टि की भावना में वृद्धि होती है। फलतः कर्मचारी अभिप्रेरित होते हैं। यहाँ पर हर्ज़बर्ग ने यह स्पष्ट कर दिया था कि कार्य संतुष्टि तथा कार्य असंतुष्टि परस्पर विरोधी स्थितियाँ नहीं हैं। अतः कार्य असंतुष्टि नहीं होने का तात्पर्य यह नहीं है कि
कार्य संतुष्टि मिल रही है। संतोष अभिप्रेरक घटकों से मिलता है, जबकि असंतोष संस्था के कार्य वातावरण में आरोग्य या पोषक घटकों के अभाव में उत्पन्न होता है। अब अगर हम बात करें इनके गुण या योगदान, कि हसबर्ग के योगदान को उनकी विचारधारा के गुणों से समझा जा सकता है। तो उनकी विचारधारा के जो गुण हैं या योगदान है, जैसे कि यह विचारधारा कर्मचारियों को कार्य पर बनाए रखने वाले या संतोष के स्तर को बनाए रखने वाले घटकों तथा संतोष में वृद्धि करने वाले घटकों या अभिप्रेरक घटकों के बीच स्पष्ट अंतर करती है। अतः इन दोनों प्रकार के घटकों की भूमिका स्वतः ही स्पष्ट हो जाती है। दूसरा जो गुण उन्होंने बताया है, यह विचारधारा यह स्पष्ट कर देती है कि कर्मचारियों को कार्य से असंतुष्टि नहीं होने का आशय यह नहीं है कि वे कार्य से संतुष्ट हैं। असंतुष्टि उत्पन्न करने वाले या असंतुष्टि को रोकने वाले तथा संतुष्टि प्रदान करने वाले घटक अलग अलग होते हैं। यह विचारधारा यह भी स्पष्ट कर देती है कि कौन से घटक असंतुष्टि उत्पन्न कर सकते हैं तथा कौन से घटक संतुष्टि प्रदान कर सकते हैं। अगला उन्होंने बताया, यह विचारधारा कर्मचारी को अभिप्रेरित करने के लिए ठोस उपायों जैसे कि अभिप्रेरक घटकों का सुझाव देती है। फिफ्थ जो गुण उन्होंने बताया, यह विचारधारा कार्य की प्रकृति एवं कार्य की संतुष्टि से अभिप्रेरणा के स्तर पर पड़ने वाले प्रभावों को भी स्पष्ट करती है। छठा पॉइंट उन्होंने बताया, यह विचारधारा कार्य संरचना में कार्य समृद्धि के महत्व को भी स्पष्ट करती है। नेक्स्ट उन्होंने बताया, यह अभिप्रेरणा की विवेकपूर्ण विचारधारा है जो कारण एवं परिणाम का स्पष्टीकरण प्रस्तुत करती है। आगे हम बात करें दोष या सीमा यानी कि डीमेरिट्स और लिमिटेशंस इस विचारधारा की क्या क्या है। तो यह विचारधारा की बहुत ही सीमित संख्या यानी कि 200 कर्मचारियों पर ही इस विचारधारा का शोध किया गया है। अतः इससे प्राप्त निष्कर्षों से कुछ सामान्यीकरण करना उचित नहीं है। दूसरा दोष है, व्यवहार में आरोग्य घटकों तथा अभिप्रेरक घटकों का वर्गीकरण अत्यंत कठिन होता है, अतः ऐसा वर्गीकरण अव्यवहारिक है। थर्ड जो दोष है, यह विचारधारा इस मान्यता पर आधारित है कि आरोग्य घटक अभिप्रेरित नहीं करते, केवल अभिप्रेरक घटक ही अभिप्रेरित करते हैं, किंतु आलोचकों का कहना है कि दोनों ही प्रकार के घटक अभिप्रेरित करते हैं। फोर्थ पॉइंट है, इस विचारधारा की आलोचना इसलिए भी की जाती है कि वास्तविक जीवन में संतुष्टि एवं कार्य निष्पादन में कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं रखता। फिफ्थ जो इसकी दोष है, कुछ का यह भी आरोप है या कुछ का यह भी कहना है कि सभी अभिप्रेरक घटकों पर समुचित ध्यान नहीं दिया गया है, यहाँ तक कि पदोन्नति एवं पारस्परिक संबंधों, अच्छे वेतन को अभिप्रेरक तत्वों में सम्मिलित नहीं किया गया है। आगे हम बात करें, इस विचारधारा में परिस्थितियों में होने वाली परिवर्तनों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। कुछ लोगों का कहना है कि यह विचारधारा छोटे संगठनों पर उतनी खरी नहीं उतरती। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।